Hello guys, good morning, class 12. Today I am going to discuss a part of accounting for partnership firm, and this part is known as reconstitution of a partnership firm. So first thing is, what is the meaning of reconstitution of partnership firm? So it's very simple. Any change in partnership deed or in partnership agreement is known as reconstitution. Any change, any type of change in partnership agreement or partnership deed, any change in existing partnership deed or existing partnership agreement is known as reconstitution. अब ये किस तरह का चेंज होगा? हमने आपसे कहा जो पार्टनर्स ने एग्रीमेंट किया था, जो डीड बनाया था, अगर उसमें हम कोई चेंज लाते हैं तो उस चेंज की जो सिचुएशन है उसको हम यहाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे कि फॉर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, फॉर्म फिर से बनाई जा रही है, एग्रीमेंट चेंज हो रहे हैं। इसका जो मेन इफेक्ट होगा, जो आपका ओल्ड एग्रीमेंट है, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, कम्स टू एन एंड, वो एंड हो जाएगा एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स, और उस दिन से एक नया एग्रीमेंट फोर्स करेगा। ये है रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन के क्या मोड्स हैं, क्या कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं या फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन यू कैन से। तो मैंने यहाँ केवल 4 लिखा है क्योंकि आपके सिलेबस में है, इस तरह और भी है। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा है एडिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, चौथा है डेथ ऑफ अ पार्टनर, और है अमलगमेशन ऑफ टू एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। तो ये भी एक है, लेकिन वो आप सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना है यहाँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। आप देखिए इन चारों केसेस में कुछ न कुछ चेंज हो रहा है। हमने अभी आप कहा एनी चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। चेंज इन, यहाँ तो क्लियर लिखा हुआ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, माने पार्टनर ने अपने प्रॉफिट से रेशियो को बदल दिया। पहले कुछ और था, अब आज से वो नया रेशियो डिसाइड करते हैं। सपोज करिए पहले वो बराबर बांट रहे थे, इक्वल शेयर कर रहे थे, अब उन्होंने कहा नहीं, अब रेशियो 3:2:1 होगा। सपोज 3 पार्टनर हैं, पहले वो इक्वल शेयर कर रहे थे 1:1:1, लेकिन नाउ डिसाइड फ्रॉम टुडे कि फर्दर वो इसको 3:2:1 में डिसाइड करेंगे, तो रेशियो चेंज हुआ। तो हमने कहा एनी चेंज, तो चेंज तो हुआ, और चेंज होगा तो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। अगला है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब यहाँ एक नया पार्टनर आ रहा है, और जब नया पार्टनर आएगा तो नंबर ऑफ पार्टनर्स बदल जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल ले आएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी, उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा। और जब वो शेयर लेगा तो उसको कोई ना कोई शेयर देगा तो सैक्रिफाइस की पोजीशन आ जाएगी। तो यहाँ भी चेंज हो रहा है। रिटायरमेंट है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाएगा। अगर छोड़ के चला जाएगा तो सीधी बात है, सिंपल बात है कि नंबर ऑफ पार्टनर कम हो जाएंगे। वो जाएगा तो अपनी कैपिटल, अपना जो भी प्रॉफिट में शेयर है, जो भी उसकी का हिसाब बनता है, उसका बैलेंस बनता है, उसको ले जाएगा, तो आपकी कैपिटल डिक्रीज होगी। और अगर जाएगा तो अपना प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ जाएगा, क्योंकि अभी 3 लोग बांट रहे थे, एक चला गया, 2 ही प्रॉफिट को बांटेंगे, तो सीधी बात है कि इनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो न्यू रेशियो होगा, गेनिंग रेशियो होगा। तो ये सारी चीजें जाएंगी। यही सेम चीज डेथ में भी होगा, जो रिटायरमेंट में हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या शो करती हैं कि देयर आर सम चेंजेस in the partnership agreement, and due to these changes, this is known as reconstitution. अब
ये सारे जो चेंजेस हैं, ये सारे जो फॉर्म्स ऑफ चेंजेस हैं, जो सारे मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं, इनको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। लेकिन इन चारों केसेस में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, डिफरेंसेस बहुत कम है। तो अगर आप इस चैप्टर को ठीक से पढ़ लेते हो तो आपको सारे चैप्टर समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सबका वे एक है, सभी का रास्ता एक है, पाथ एक है। केवल थोड़ा थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस के साथ इनको हमें देखना है, और काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। हम तो कहेंगे कि आप 80% इनको सिमिलर मान के चलिए, 90% सिमिलर मान के चलिए, 10% का डिफरेंस लेके चलिए, कि जो भी हम एक दूसरे में जाने पे जो हमें चेंज मिलेगा वो 10 से 20% का चेंज मिलेगा, और चीजें लगभग सेम होंगी। तो अगर आप इन चारों को पढ़ना है तो किसी एक को ठीक से पढ़ लीजिए, तो 10% तो आप आगे ठीक कर ले जाएंगे, 10% तो आप आगे समझ जाएंगे कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो उनको आप सीख करके इस प्रकार से ये चारों चैप्टर्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये चारों चैप्टर कम से कम आपको 15 नंबर कवर करता है, 15 नंबर, 15 मार्क्स, क्योंकि पूरी पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग है वो 30 मार्क्स में है। 30 मार्क्स में ये 15 नंबर रिकॉन्स्टिट्यूशन से कवर होता है, और इसमें क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों आएंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आएगा इसमें से, 3 और 4 मार्क्स का भी आएगा, 6 और 8 मार्क्स का भी आ सकता है, आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको बहुत ठीक से सीखना है। अब सीखने के लिए हम सीधे इसके अकाउंटिंग पॉइंट्स पे आते हैं कि अकाउंटिंग में इसका क्या रोल है, अकाउंटिंग में हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स इन अकाउंटिंग रिलेटेड टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो एडजस्टमेंट्स क्या होंगी, इनको हम नाम देते हैं एडजस्टमेंट्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हमें क्या एडजस्टमेंट पढ़ना है रिलेटेड टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन, टॉपिक वही है रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं क्या हमें इन्हें इसमें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या अकाउंटिंग में हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब में है, मैं जो बताने जा रहा हूं ये चारों में सेम चीजें हैं, थोड़ा सा उनका फॉर्म चेंज है, मैनर चेंज हो गया है करने का, लेकिन वो टॉपिक है। टॉपिक क्या है, पहला फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये पहला आपके सामने क्वेश्चन आएगा। जैसे ही कोई चेंज होगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, माने नया प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या बन रहा है, क्या बनेगा। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन। अब मैं बता दूं आपको, ये डिटर्मिनेशन माने न्यू रेशियो, माने रेशियो में चेंज आना ही है। इन एनी काइंड ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब की केस में ये अवर मीन्स प्रॉफिट शेयर रेशियो विल बी चेंज इन ईच एंड एवरी मोड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर केस में ये चेंज होगा, तो ये काम आपको करना ही है, हर टॉपिक में इसे करना है कि आपको नया प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है ये जानना है, नहीं दिया है तो निकालना है। तो अगर दिया है तो ओके, नहीं दिया है देन यू हैव टू फाइंड इट, यू हैव टू कैलकुलेट इट, यू हैव डिटरमाइंड इट। तो इसके लिए हम टॉपिक के अकॉर्डिंग देखते रहेंगे। ये इसमें डिफरेंस मिलेगा आपको, क्योंकि एडमिशन में एक नया पार्टनर आएगा, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में एक जाएगा, तो ये चेंज होगा, नया रेशियो निकालने का तरीका चेंज होगा, मैनर चेंज होगा। या आप अगर मान लीजिए फर्स्ट पढ़ रहे हो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, तो वहां दिया रहेगा, नहीं दिया होगा तो उसमें
तरीका दिया होगा कि क्या वो कैसे चेंज कर रहे हैं, तो उसके थ्रू उसमें सेक्रीफाइस गेनिंग दिया होगा, उसके थ्रू हम नए को फाइंड करेंगे। तो कुल मिलाकर के न्यू रेशियो में बदलाव होना है। न्यू रेशियो विल बी चेंज इन ईच एंड एवरी मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ईच एंड एवरी फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट रखिए, और इससे क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 3 मार्क्स का इंडिविजुअल भी बनता है, बोर्ड में बनेगा। दूसरा, जब रेशियो चेंज होगा, नया रेशियो बनेगा, तो दूसरी चीज अपने आप क्या होगी, वहां दूसरे आप अपने आप उसकी ओरिजिन हो जाती है। दूसरा बताने जा रहा हूं, दूसरा एडजस्टमेंट, वो ड्यू टू द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। अगर न्यू रेशियो बना तो दूसरा बनना है, और क्या बनना है, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, यू कैन से वेरी क्लियर, दिस इज अ काइंड ऑफ कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड gain ratio. So this is the second adjustment, and this is raised due to the first adjustment when there is new ratio. तो ये रेशियो दूसरा अपने आप इसकी ओरिजिन हो जाती है, this origin due to this adjustment. This adjustment will be raised due to this adjustment. This means first determination of new profit sharing ratio. तो ये दूसरा अपने आप आ जाता है, और इसे भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। आप कब करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बाद में आगे बताऊंगा आपको। तो पहला भी कैसे होगा, इसको भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा कैसे होगा, इसको भी डिस्कस करने वाले हैं, और हम इसको 1 बाय 1 करते रहेंगे, लेकिन आप इनको जानिए कि ये करना है आपको। अब थर्ड, ये थर्ड भी जो है, ये भी कैलकुलेशन है, और ये है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, valuation of goodwill. This is the new goodwill. New goodwill और self-raised goodwill कर सकते हो आप, self-raised goodwill, raised goodwill। तो ये गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब आप कह सकते हो इसकी क्या जरूरत है। देखिए, जब भी रेशियो में चेंज होगा, मैंने कहा कि इन every and each case of the constitution your ratio will be changed। तो अगर चेंज होगा तो सीधा ये है कि दूसरा पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट आएगा तो क्या होगा, कोई सैक्रिफाइस करेगा, कोई गेन करेगा, कोई सैक्रिफाइस करेगा, कोई गेन करेगा। और जब भी सैक्रिफाइस गेन होगा तो जो गेनर है वो सैक्रिफाइसर को कंपनसेट करेगा। ऐसे नहीं कि कोई सैक्रिफाइस फ्री कर देगा, उसे कुछ मिलना चाहिए तब सैक्रिफाइस करेगा ना। अगर आपसे कोई चीज हम मांगते हैं तो आप क्यों हमें देंगे, कुछ न कुछ आपको लगेगा कि हमें ये मिलेगा इससे, तभी आप हमको प्रोवाइड करेंगे। तो जब भी सैक्रिफाइस होगा तो गेन भी होगा, गेन भी होगा, सैक्रिफाइस भी होगा। तो जो गेनर है, जो गेन कर रहा है ड्यू टू चेंज, उसको तो फायदे में हो गया। अब जिसको जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो तो लॉस चला गया, तो उस सैक्रिफाइसर को क्या मिलेगा, तो जो गेनर है वो सैक्रिफाइसर को कंपनसेट करेगा। किस फॉर्म में, अमाउंट ऑफ गुडविल के फॉर्म में। वो अपने हिस्से की जो गुडविल है उस फॉर्म में सैक्रिफाइसर को कंपनसेट करेगा। तो इसीलिए गुडविल वहां निकाली जाएगी कि उस समय जो न्यू गुडविल है फर्म की, या जो सेल्फ उन्होंने जनरेट किया है, और आज वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बदले में वो अपने गुडविल की अमाउंट मांगेगा। तो जो गेनर है वो सैक्रिफाइसर को कंपनसेट करेगा। तो कितनी अमाउंट कंपनसेट करेगा ये जानने के लिए हम फर्म की गुडविल निकालेंगे, और उसमें गेनर सैक्रिफाइसर का रेशियो के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकालेंगे, और उस वैल्यू से सैक्रिफाइसर को हम क्रेडिट कर देंगे, गेनर को डेबिट कर देंगे। सैक्रिफाइसर कैपिटल को बढ़ा देंगे, गेनर को रिड्यूस कर देंगे। तो इस प्रकार से गेनर ने सैक्रिफाइसर को कंपनसेट कर दिया। तो सैक्रिफाइसर भी सेटिस्फाइड हुआ कि चलो हमने अपने प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस किया, तो बदले में मुझे कंपनसेशन मिला है। तो इसलिए गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है, और गुडविल का ट्रीटमेंट भी होता है, गुडविल की एंट्री भी होती है।
तो अगर ये वैल्यूएशन होगा तो अगला आ जाएगा ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, तो ये भी अगला पॉइंट आपका बनता है। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट भी होगा। ये था नेक्स्ट। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट इसका हो जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जिस समय फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी उस समय जो उसकी एग्जिस्टिंग एसेट्स और लायबिलिटीज होंगी उनको भी हम क्या करते हैं, रीवैल्यू और रीअसेस करते हैं। एसेट की रीवैल्यू निकालते हैं और लायबिलिटीज को हम रीअसेस करके प्रेजेंट वैल्यू। तो रीवैल्यू या रीअसेसमेंट मींस प्रेजेंट वैल्यू, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम इसको फाइंड करते हैं तो दो वैल्यू, एक तो बुक वैल्यू जो ऑलरेडी गिवन है, दूसरी जो आप रीवैल्यू या रीअसेस कर रहे हो। दोनों वैल्यू अगर सेम है देन नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दोनों वैल्यू में डिफरेंस होगा तब वहां पे एक प्रॉफिट और लॉस क्रिएट होगा, एक प्रॉफिट और लॉस रेज होगा। और वो नेट प्रॉफिट कितना है, वो नेट लॉस कितना है रिवैल्यूएशन पे, इसको फाइंड करने के लिए हम एक बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसके लिए हम एंट्री पास करते हैं, एंट्री पास करके वो अकाउंट बना करके प्रॉफिट और लॉस फाइंड करते हैं, जिससे ये प्रॉफिट लॉस किसको मिल सके, पुराने वालों को, क्योंकि ये पुरानों का मैटर है। अगर एसेट चेंज हो रही है, लायबिलिटी चेंज हो रही है, तो उस चेंज का इफेक्ट केवल ओल्ड पे पड़ेगा। जो ओल्ड रेशियो है उस रेशियो में ओल्ड पार्ट में उसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इसका रिलेशन ओल्ड से है, नया तो आज आ रहा है या कोई चीज तो आज शुरू हो रहा है, तो आज के बाद से जो होगा वो न्यू होगा। जो अभी तक हुआ है उसका जो रिजल्ट है उसको लेने का राइट पुरानों का होता है, तो उसको पुराने पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके उनको दे दिया जाएगा। तो इसलिए ये एसेट और लायबिलिटीज भी रिवैल्यूएबल होती हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट और लॉस पे। तो इसका रिलेशन ओल्ड रेशियो से है, क्योंकि आज से रेशियो चेंज हो रहा है, आज से एक नई पार्टनरशिप आ रही है, तो इसका जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट का जो रिजल्ट है, उस पे जो राइट है वो है ओल्ड पार्टनर का, ओल्ड रेशियो में। तो इसलिए ये भी करना जरूरी होता है और इम्पोर्टेंट है। हर केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, इन एवरी केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन आपको एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करना होगा, और करके उसमें होने वाले प्रॉफिट और लॉस को निकाल करके पुराने पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके उनके कैपिटल में डाल देना होगा। तो इसलिए ये भी एक एडजस्टमेंट बनती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है एडजस्टमेंट फॉर accumulated profit public losses and reserves। तो जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी उस समय जो फर्म की बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस दिया होगा, दैट इज रिटेन प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस दिया होगा, रिजर्व दिए होंगे जैसे रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस तरह से जो है कुछ फंड रिजर्व दिए होंगे, वो पुराने पार्टनर का है, वो पुराने पार्टनर के प्रॉफिट का हिस्सा है, तो वो पुराने पार्टनर बंटना चाहिए। इसलिए ये पुराने पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके उनको दे दिया जाएगा। तो एक एडजस्टमेंट ये भी करना होगा। और एक ये होता है, ये डिपेंड करेगा एग्रीमेंट पे, ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल जो है पार्टनर की वो एडजस्ट की जाती है न्यू रेशियो में, या अकॉर्डिंग टू ओल्ड न्यू, या अकॉर्डिंग टू न्यू ओल्ड, ऐसा एडजस्टमेंट ये डिसाइड किया। ये तो डिपेंड करेगा डिसीजन पे कि पार्टनर डिसाइड करते हैं, तो कैपिटल को भी एडजस्ट करना होगा। तो एक एडजस्टमेंट ये भी हो सकती है।
तो कुल मिलाकर के ये 7 एडजस्टमेंट आपके सामने दिख रही हैं और ये सातों आपको चारों केसेस में चेंज इन प्रॉफिट से रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, चारों में ये आप करना पड़ेगा। बस थोड़े से बहुत चेंजेस होते रहेंगे और डिपेंड करेगा क्योंकि सिचुएशन बदल जाएगी, थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन कुछ चीजें सेम होगी। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, ये चेंज होगा, वैल्यूएशन तो सेम रहेगा, ये रिवैल्यूएशन है, ये भी सेम होगा, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये भी ज्यादातर सेम होता है, और ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये डिपेंड करेगा कि क्या वो डिसाइड करते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट इन अकाउंटिंग इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज इनको नोट करिए, लर्न करिए और एक एक स्टेप को जानने की कोशिश करिए। अब इसी पे हमारे पूरे न्यूमेरिकल्स होंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के होंगे, 6 मार्क्स के होंगे और 8 मार्क्स के होंगे। तो इसमें से सारे तरह क्वेश्चन बनेंगे। इंडिविजुअल में पूछेंगे तो 1 मार्क्स का हो जाएगा, 3 मार्क्स का हो जाएगा, 4 मार्क्स का हो जाएगा। जब हम कंबाइन करके पूछेंगे सबको तो 6 मार्क्स का और 8 मार्क्स का हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने इसको बहुत स्मूथली, बहुत ही इजिली एक्सप्लेन किया है। प्लीज इसको नोट करिए, लर्न करिए और आगे हम एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।